बायोलॉजी, जीव विज्ञान, महामैराथन 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने कितने 50 क्वेश्चंस के बारे में जाना जो VIMP थे। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कितने, इसमें भी 50 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो कनेक्टिंग होगी, व्याख्यात्मक होगी, ठीक है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा, रामबाण साबित होगा। जब आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे तो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में 1-2 प्रश्न आपके बनेंगे ही इस सीरीज से, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन शुभकार पे। तो आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के बारे में कितने क्वेश्चंस लिए हैं, 50 क्वेश्चंस लिए हैं। तो उस दिन मैंने पार्ट 1 में आपसे पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आप बताओगे करके मैंने पूछा था। बताओ मुझे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं, ठीक है, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी मैंने आपको बता दी थी, स्टेफीज होती है, ठीक है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी या लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 52 है आपके लिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, बता दिया मैंने, जांग की सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बताओ लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी, एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन पचाने के लिए, ठीक है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे पेट में तो आपको भोजन करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आपका जो भोजन है उसका पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको अनेक बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो पेट में भोजन पचाने के लिए क्या, एंजाइम्स क्या होती है, इसकी खास आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च की पाचन में सहायक होती है लार, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको पता होना चाहिए सोते समय जो रक्त का दाब होता है वो घटता है, ठीक है। सोते समय रक्त का दाब घटता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, तो क्या है रुधिर दबाव मापक यंत्र, बताओ मुझे क्या है, तो क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। रुधिर दबाव मापने का यंत्र क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार करता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक मिनट में, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति मिनट में हृदय कितनी बार स्पंद मतलब धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 59, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे, मैंने तो पूछ लिया कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, और बता भी दिया कि 4 कोष्ठ होते हैं। आप कैसे मान लोगे 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। बता दो मुझे मानव हृदय में 4 कोष्ठ कौन कौन होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो मानव का हृदय होता है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। देखो आज मैं तुम्हें मानव के हृदय का दर्शन कराता हूं, ठीक है। जो आप ये चित्र में देख रहे हो यही क्या है, मानव हृदय है। इसमें 4 कोष्ठ हैं। देखो पहला क्या है, बायां अलिंद है, ये वाला ऑप्शन जो मैंने ए डाला है इधर पे, बायां अलिंद है। देखो दूसरे में दायां अलिंद है, तीसरे में देखो आप क्या है, दायां निलय है, और ये आर वाला क्या है, बायां निलय है, ठीक है। तो मनुष्य के उसमें कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में, 4 कोष्ठ होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां निलय, दायां निलय, ठीक है। तो ये है मनुष्य का हृदय जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे कक्षा बोलते हैं। वही मैंने क्या, देखो कोष्ठ 4 कोष्ठ होते हैं, वेश्म कहलाता है, कक्षा भी कहते हैं, ठीक है। 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। तो ये है मानव का हृदय के 4 कोष्ठ, मैंने आपको समझा दिए हैं। प्रश्न नंबर 60 है आपके लिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो बताओ। अगर मनुष्य दौड़ लगाएगा तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप तेजी से बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो तो आपके सांस का, अगर आपको क्या नहीं है,
प्रैक्टिस भी नहीं है, सांस भी बहुत अधिक फूलती है, और उस समय जो रक्तचाप होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा करता है। कौन करता है, प्लीहा करता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य। ठीक है, याद रखना, स्टार लगा लीजिए। देखो मैंने तो कहा कि आपसे कि जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, मैंने आपको बता दिया उत्तर प्लीहा है। क्या आप प्लीहा को देखना चाहोगे कैसा होता है प्लीहा? चलो मैं आपको दर्शन कराता हूं प्लीहा का। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर आपके लिए प्लीहा हाजिर है। ठीक है, ये है आपका प्लीहा। ठीक है, तो रुधिर बैंक कहलाता है। देखो ये है प्लीहा, देखो ये, देखो ये, देखो ये है प्लीहा आपका। ठीक है, ये हो रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, यही क्या है, प्लीहा है, जो क्या कहलाता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है। प्लीहा है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला है। ठीक है, मानव के शरीर से निकाल के बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं मैं प्लीहा। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं है, पूरा ओरिजिनल प्लीहा आपको दिखा रहा हूं मैं। तो ठीक है, रुधिर बैंक कहलाता है प्लीहा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 क्या है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, तो नॉर्मल है, इजी है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ठीक है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 63 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 64 है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? अभी आपको मैंने दर्शन कराया था, जो मानव शरीर का रक्त बैंक है, रुधिर बैंक है, उसे किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 65 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो बताओ मुझे किस नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं? इरिथ्रोसाइट नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण। कहां पे? अस्थि मज्जा में। आपको पता है अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? देखो मैं बताता हूं, मज्जू या मेरू। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोन मेरू बोलते हैं। अस्थि मतलब हड्डी होता है। ठीक है, हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है। वयस्कों में बड़ी अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाएं निर्माण करने में सहायता करती हैं। इसमें कुल शरीर का भार का 4% समाहित रहता है, यानी लगभग 2.6 किलोग्राम वयस्कों में। और अस्थि मज्जा गूदे के समान मृद ऊतक है, जो सब अस्थियों के स्पंजी भाग के अवकाशों में लंबी अस्थियों की मध्य नलिका की गुहा में बड़े आकार में हवर्सी नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आपको चलो मैं दिखाता हूं एक चित्र अस्थि मज्जा का। ठीक है, दर्शन कराता हूं। तो देखो आपको दर्शन करा रहा हूं अस्थि मज्जा का। ठीक है, ये है अस्थि मज्जा। मैंने क्या बताया, अस्थियों के मध्य में ये जो बीच का आपको दिख रहा है एक सर्किल में, यही क्या है, अस्थि मज्जा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको मैंने अस्थि मज्जा भी दिखा दिया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न 68 आपसे कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 69 आपके लिए इस प्रकार है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी, बताओ मुझे, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लेंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, लेंड स्टीनर ने क्या, रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 है आपके लिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा? सेरेब्रम। तो मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा, जो मानव मस्तिष्क है उसमें बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मैंने आपको बताया सेरेब्रम है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, एक मनुष्य की खोपड़ी है। ये क्या है, खोपड़ी, अर्थात उसका सर है, उसका मस्तिष्क है। ठीक है, वह बर्मांशूय मानव अंग। ठीक है, तो उसके अंदर कपाल के भीतर स्थित मस्तिष्क ये है। ठीक है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ है? ये परमस्तिष्क। ठीक है, सेरेब्रम में। ठीक है, ये खोपड़ी जिसे करोटी कहते हैं। ठीक है, ये पीछे ये झिल्ली हो गई। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, ये अनुमस्तिष्क है। नीचे जो आपको दिख रहा है मेरुरज्जु है। ठीक है, और देखो ये जो दर्शाया गया है इधर
केशुरुकार द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र है वो है सेरेब्रम, ये वाला हिस्सा। ठीक है, सेरेब्रम ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपको मैंने मस्तिष्क का दर्शन करवा दिया है। तो प्रश्न नंबर 71 आपसे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जो मैंने बताया कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो शक्ति का जो बुद्धि का केंद्र है वो क्या बताया मैंने आपको, सेरेब्रम बताया। ठीक है, तो पूछ रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क है। ठीक है, दिखाता हूं आपको प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो यही क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सॉरी रुको दिखाता हूं आपको अच्छे से। ये वाला भाग जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलो आगे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो स्टार लगा लीजिए, VIMP है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी तो आपको क्या करना है, तंत्रिका कोशिका आंसर लगाना है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, हाजिर है आपके सामने तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, चित्र आप अच्छे से देखो। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, देखो इसकी पार्ट से समझाता हूं आपको। ठीक है, जो ये ऊपर आपको दिख रहे हैं ये अलग आए हुए पल्लव जैसे, ये द्रुमिका कहलाते हैं। ठीक है, ये तो सेंटर है, आप सभी को पता है, जो ब्लैक हुआ है बीच में ये सेंटर है। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये क्या है, कोशिका काय है। ठीक है, कोशिकाएं है ये। ठीक है, ये जो जहां से जोड़ होते हैं इसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। जो अंतिम जो लास्ट वाला भाग है जो इसका जड़ है, तंत्रिका का अंतिम सिरा इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। क्या है, कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आपको मैंने चित्र से समझा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, जो मूत्र का पीला रंग होता है किसके कारण होता है। ठीक है, कि मूत्र में ऐसा कौन सा चीज की मौजूदगी होती है जिसके कारण उसका कलर पीला होता है। तो बताओ मुझे किसके कारण होता है पीला। तो मैं आपको बता दूं जो मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, किसकी मौजूदगी में, यूरोक्रोम की मौजूदगी होती है जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताओ। ये वेरी इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताओ मुझे। तो आंसर आपका राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की क्या, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया कि जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके आकार का तो एक मटर के दाने के जैसा होता है पीयूष ग्रंथि का आकार। वजन की बात करें तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, वहीं 0.02 इसका क्या होता है, आउंस होता है। ठीक है, याद रखना, आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। तो मैंने क्या पूछा कि जो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि को क्या, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, देखो आपको समझाता हूं, इसका आकार एक मटर की दाने की तरह होता है। ठीक है, आपने मटर पनीर खाया है तो जो पनीर में पड़ने वाला मटर होता है, आलू मटर खाया है, जो आलू में पड़ने वाला मटर होता है, तो पीयूष ग्रंथि का आकार भी उसी मटर की तरह होता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे मानव शरीर में। ठीक है, दिखाता हूं आपको, देखो ये है आपका मटर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर का जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो क्या है, यही है मटर। मटर से लगाना है मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि से क्या लगाना है कि किसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, बताओ किसे बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो पीयूष ग्रंथि को क्या, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका आकार मटर की तरह होता है, ये है। ठीक है, ये मनुष्य का खोपड़ा है, यही उसके बीच में छोटे से मटर के दाने का जैसा क्या है, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि तो मैंने आपको पीयूष ग्रंथि बताया, लेकिन क्वेश्चन 75 आपसे पूछता है मनुष्य के शरीर की सबसे
छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? आपको मैं बता दूं, मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है? पीनियन। ठीक है, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यह ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का उत्पादन करती है, इसलिए यह नींद के प्रतिरूप को संशोधित करने हेतु जिम्मेदार रहती है। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है? पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताओ, भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? देखो, भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? आपको बताओ मुझे। क्वासियोरकर होगा। ठीक है, यह रोग मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। इसमें रोगी का शरीर सूजकर के बेडौल हो जाता है। ठीक है, ये रोग क्या है? क्वासिकोयर है। यह मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। इसमें शरीर क्या होता है? सूजकर बेडौल हो जाता है। वहीं अगर प्रोटीन की कमी के लक्षण बताऊं तो चेहरे पर सूजन, ठीक है, रूखे बेजान बाल हो गए, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स पेन हो गया, हर समय थकान का अनुभव, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, शरीर का अचानक से फूला हुआ लगना। प्रोटीन की कमी से बच्चों की लंबाई बढ़ना रुक जाती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो कौन सा बताया मैंने आपको? बताया वो क्या बताया? क्वासिकियोकर। ठीक है, क्वासियोरकर बताया। ठीक है, जबान थोड़ी पलट जा रही है तेज तेज में, तो माफ करना। तो भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? क्वासियोरकर होगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 77। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? आपको पता है कुत्ते से काटने से कौन सा रोग? कुत्ते देखे बहुत होंगे, दूर रहना कुत्तों से। ठीक है, ये है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ये जीभ निकाल दी कुत्ते ने। इसके काटने से कौन सा रोग होता है? ये दांत निकाल दिया है, ले काट दिया इसने मनुष्य को, है, इसके बाल उड़ गए हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो रेबीज फैलता है। ठीक है, रेबीज फैलता है। क्वेश्चन 78 है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, लोहा अधिक पाया जाता है। ठीक है, लोहा अधिक पाया जाता है सेब में। ठीक है, 79 है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायतः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का क्या करती है? उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 है आपके लिए इस प्रकार। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहायता करता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है ये पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, प्रश्न 81 है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क क्या है? रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 है। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली जो क्या होती है? वाहिकाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? उन्हें सिराएं कहते हैं। ठीक है, सिराएं कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 है। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं या वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त ले जाती है उन्हें सिराएं कहती हैं, जो शुद्ध रक्त ले जाती है उन्हें धमनियां कहती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 है। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? 80 से 120 mm पारा तक होता है। ठीक है, प्रश्न 85 है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 86 है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, प्रश्न 87 है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां है? तो गला में होता है थायराइड ग्रंथि का स्थान। ठीक है, प्रश्न 88 है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी है वो कौन सी है? बताओ मुझे। जबड़ा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? बताओ मुझे। पेशी है, मांसपेशी है, वो जबड़ा होता है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डा जबड़ा होता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, प्रश्न 89 है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया को क्या किया जाता है? नेत्रदान में दिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है नेत्रदान में कॉर्निया को। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब वस्तु का किस भाग पर बनता है? रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आंख में। ठीक है, प्रश्न 91 है आपके लिए।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में आए तो 36.9 बोल देना, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्वेश्चन 92 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वेरी इंपोर्टेंट है, लगभग 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन क्या है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। देखो बहुत अच्छा आप लोग जुड़े हैं, शतक लगाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 94 आ गया, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। मैंने आपको बताए थे घुलनशील और अघुलनशील, कैसे बताए थे, ट्रिक बताया था, बताओ। बीसी केड़ा पानी में घुलनशील कौन कौन थे और नहीं कौन कौन थे, बताओ। बीसी केड़ा बताया था मैंने आपको। देखो मैंने क्या बताया था, जो जल में घुलनशील है, बी सी याद रखना, ठीक है। बी और सी, विटामिन बी और सी क्या है? जल में विटामिन घुलनशील है। वही अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो केडा, KEDA, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और जल में विटामिन बी और सी, ठीक है। याद रखना बीसी केड़ा क्या है? जल और वसा में मैंने बता दिया। जल में कौन कौन से हैं? बीसी, और वसा में केडा, KEDA, ठीक है। क्वेश्चन 95 आपके लिए इस प्रकार है, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर एक सामान्य मनुष्य में रक्त होता है, ठीक है। प्रश्न 96 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। जो बुद्धि का केंद्र है मानव मस्तिष्क में, सेरिब्रम है, पहले बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 97 आपके लिए इस प्रकार है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? तो इंसुलिन के कारण क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, ठीक है। प्रश्न 99 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या? हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर अंतिम है, शतक लगा लिया है हमने। खसरा रोग का कारक क्या है? तो विषाणु, ठीक है। जो खसरा रोग का कारक है वो विषाणु है, ठीक है। प्रश्न नंबर 101 है, जो आपको नेक्स्ट सीरीज में बताना है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पार्ट 3 में आप मुझे बताना कि जो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो पार्ट हमारे 2 कंप्लीट हो गए हैं बायोलॉजी से। 1000 प्रश्नों की महामैराथन चल रही है, शतक लगा लिया है। VIMP लड्डू वीडियो आपके लिए क्या होंगे? साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार पे आप जुड़ सकते हो, वही फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, बिहेवियर एजुकेशन सुपकार। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका पार्ट 3 आपके लिए जल्द आएगा, जिसमें हम 101 से 150 क्वेश्चन क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।